इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम से ही पता चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो हैज कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक इज डेफिनेटली कम फ्रॉम द मैग्नेटिज्म। दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द मैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली, आपको पता है, वी आर सराउंडेड बाय दीज। इतनी सारी हैं कि आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से सराउंडिंग में हो, लेकिन आपको दिखती नहीं है, और आपके चारों तरफ बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ये कॉन्सेप्ट जो दिया था दैट वाज द मैक्सवेल ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो कई लोगों ने मिलकर दिया, लेकिन मैक्सवेल गेव अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो चीज हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा, तो मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट कॉन्सेप्ट was the concept of this इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, एक एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने पढ़ा है ना, एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा है वहां पे। तो मैक्सवेल ने उस एम्पियर सर्कुलर लॉ में कुछ ऐड किया था, और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप सोचोगे भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोल रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या फंडा है? ये वो वाली डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो हम अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन काम कुछ और है, ठीक है। अच्छा, जो वायर में करंट फ्लो करता है, जैसे मान लो आपके पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। उसकी वजह से वायर में जो करंट फ्लो करता है, द करंट विच इज फ्लोइंग इन वायर, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन करंट। हम बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट बोलते रहते हैं, बेसिकली उसको कहा जाता है कंडक्शन करंट। थोड़ा लंबा टर्म है तो हम ज्यादातर यूज नहीं करते, कंडक्शन करंट उसको बोलते हैं। कंडक्शन करंट क्या होता है? जो कि आपकी कंडक्टिविटी की वजह से फ्लो करता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्शन करंट वो होता है जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें यहां पर हमने एक कैपेसिटर रख दिया, ठीक है, और ऑफ कोर्स चलो कुछ रेजिस्टेंस भी रख देते हैं, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस से तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन कैपेसिटर से क्या होता है? दैट वाज द क्वेश्चन इन मैक्सवेल्स माइंड। क्योंकि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के अंदर क्या है? वहां पे तो कोई कंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर तो अंदर से खाली है, उसके अंदर तो एयर है, एयर इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। लेकिन उसके बावजूद करंट, जब अल्टरनेटिव करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट यहां से फ्लो कर जाता है। अच्छा, डायरेक्ट करंट नहीं करता, वो हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने वो पढ़ा है। अगर ऐसे करके डायरेक्ट करंट हो, तो ऐसे करके ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स है, ये एसी सोर्स है, ये डायरेक्ट सोर्स है, तो डायरेक्ट करंट जो है दैट कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, ब्लॉक कर जाता है, ओपन सर्किट वाला केस हो जाएगा। लेकिन नॉट द एसी, एसी कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। व्हाई, हाउ? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, जब यहां पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, जब यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव आया, यहां पॉजिटिव ने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, मान लो आप यहां से ऐसे ऐसे करके समझो, इस प्रोसेस को ऐसे करके समझो कि करंट कैसे फ्लो करता है। यहां से आया पॉजिटिव चार्ज टू, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया पॉजिटिव चार्ज टू, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, पॉजिटिव चार्ज टू आया, इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया -2, तो इस प्लेट की दूसरी तरफ, यानी इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट की दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज फिर यहां से फ्लो करेगा, फिर यहां से फ्लो करेगा। तो ये जो वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, ये अपना कंडक्शन करंट है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसके बीच में क्या कोई करंट फ्लो कर रहा है यहां हवा में? नो, यहां पे कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन हम यहां पर एक करंट
बताते हैं, मैक्सवेल ने करंट बताया दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। वो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे फ्लो कर रहा होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, क्योंकि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्यू के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे करती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम लिख सकते हैं चार्ज Q अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एरिया कौन से वाला एरिया? ये जो प्लेट है, इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, दैट एरिया इज कैपिटल ए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो चार्ज जो होता है यहां पर वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेरिएबल करंट। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स कैसा होता है? पोटेंशियल वर्सेस टाइम कर्व अगर हम बनाएं तो पहले पोटेंशियल बढ़ा, फिर पोटेंशियल जीरो हुआ, फिर नेगेटिव में गया। तो अभी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, थोड़ी देर के बाद उल्टा हो जाएगा पोलैरिटी। अभी करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, थोड़ी देर के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेगा करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है, डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन में करंट चलता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये करंट वेरिएबल है, उस करंट की वजह से जो ये चार्ज भेज रहा है, ये सोर्स जो चार्ज भेज रहा है, वो भी आपके पास क्या है? वो चार्ज भी वेरिएबल है। और अगर चार्ज यहां पे हमेशा वेरी कर रहा है इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम करंट एसोसिएट करवाते हैं, दैट करंट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये चीज मैक्सवेल ने दी, तो लिखो अब, लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में लिखिए। द करंट विच फ्लोज इन अ रीजन of variable electric field oblique electric flux भी बोल सकते हैं, of variable electric field oblique electric flux, the current which flows in a region of variable electric field or electric flux is defined as displacement current. Is defined as the displacement current. ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट अब निकालते हैं इस रीजन में। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकलेगा? इस एप्सिलॉन नॉट इनटू ए को यहां मल्टीप्लाई करो, सो चार्ज Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ यू रिमेंबर phi E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज E डॉट S। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये E इंटू A जो है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चार्ज Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू phi E। phi E इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नाउ ये चार्ज कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सोर्स लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, तो ये वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास आ जाएगा dq by dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d by dt ऑफ phi E, ठीक है। अच्छा, dq by dt क्या है? दैट इज द करंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ करंट, बट नॉट द कंडक्शन करंट। जो कंडक्शन करंट यहां पे जा रहा है वो नहीं है। अच्छा, इस कंडक्शन करंट को मैं IC से लिख देता हूं, C स्टैंड्स फॉर कंडक्शन करंट, IC। आप लोग भी ऐसे लिख लो, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये प्रूफ भी कर देंगे कि कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ये इक्वल आते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये dq by dt क्या है? ये ID स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ID, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi E by dt,
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट तो आप सब लोगों को याद ही होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी 8.854 into 10 to the power of -12, है ना, ऐसे करके होती थी। फिर क्या होता था, कूलम स्क्वायर पर हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दीज वर द यूनिट्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एम्पियर इसको क्या बोलते हैं मैक्सवेल को, कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे अचानक ही कहां से आ गया, ये कॉन्सेप्ट का बेसिक थिंकिंग क्या है, कहां से शुरुआत होती है कहानी। तो कहानी जो शुरू होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्या पड़ी, वो था एम्पियर सर्कुलर लॉ। हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा। जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने इस सर्किट के लिए यहां ऐसे इस सिचुएशन में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पर उसने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया और उसने कुछ एम्बिग्युइटी देखी कि कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या गड़बड़ उसने देखी वो समझते हैं हम जरा। देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ, अच्छा उसने वो गड़बड़ देखी और उस गड़बड़ को उसने दूर भी किया और उसने एम्पियर सर्कुलर लॉ जो एम्पियर ने पहले दे दिया था उसमें चेंजेस करके उसने एक नया लॉ बनाया, उसको बोलते हैं हम मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ। वो चीज अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मैक्सवेल्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैक्सवेल्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या किया एम्पियर सर्कुलर लॉ में, वो चीज हम देखेंगे और वहां से हम ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी उसने डिस्प्लेसमेंट करंट की को इन्वेंट किया, इस कॉन्सेप्ट को उसने क्यों देखा। तो मैक्सवेल्स एम्पियर सर्कुलर लॉ, सबसे पहले हम एम्पियर सर्कुलर लॉ ACL जिसको हम बोलते हैं उसकी बात करते हैं। वो आप लोगों को याद होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL is equal to mu naught times current threading। ये हमारे पास ये होता है। तो उसने कहा कि अगर हम इस इक्वेशन को एम्पियर सर्कुलर लॉ की इक्वेशन को इस सर्किट के लिए लगाएं, जो सर्किट अभी मैंने बनाया हुआ था, तो उसने कहा कि कुछ जगहों पर तो ये लॉ एप्लीकेबल है लेकिन हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे यहां से करंट जा रहा है IC करंट थ्रेडिंग, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है। अच्छा ये लॉ यूज क्यों होता है, ये लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में यूज होता है। वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में अगर ये यूज होता है तो देखो जैसे अगर मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट P है और यहां पर एक पॉइंट है, दोनों कैपेसिटर्स के जो बीच का रीजन है वहां पे थोड़ा सा ऊपर ले लिया पॉइंट Q। अगर मेरे को पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहां पे ये करंट चल रहा है, इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। आपको याद होगा एम्पियर सर्कुलर लॉ में हम एक लूप बनाते हैं, उस लूप को कहते हैं एम्पीरियन लूप। तो उसने कहा एक एम्पीरियन लूप ऐसे बनाएंगे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हमारे को यहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर से तो ये वाला जो लूप है, इस लूप का नाम रख लो S2 और इस लूप का नाम रख लो S1। जो S1 है उसके अंदर से तो करंट थ्रेडिंग है लेकिन S2 के अंदर से तो कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे तो कोई वायर नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई वायर नहीं है तो वहां पे करंट है नहीं। अच्छा अगर करंट नहीं है तो राइट हैंड साइड में जो करंट थ्रेडिंग है दैट विल बिकम जीरो और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फॉर S2 के लिए कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q विल बी जीरो। पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज नो करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप, दिस एम्पीरियल लूप। लेकिन ऐसा था नहीं, दिस वाज द एम्बिग्यूटी। तो उसने कहा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, लेकिन यहां पे पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही थी जितनी कि पॉइंट P पे थी। दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल थी, देयर वाज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड।
अच्छा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि चलो सर यहाँ पे करंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो करंट है और यहाँ पे करंट है, और प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स काफी क्लोज होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स काफी क्लोज होती हैं, तो किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इस वाली वायर की वजह से यहाँ और इस वाली वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज ट्रू। लेकिन एक पॉइंट ये भी है नोट करने वाला, जो मैक्सवेल ने नोट किया, कि दोनों पॉइंट्स पे पी और क्यू पे बराबर मैग्नेटिक फील्ड थी। जब उसने मैग्नेटिक निडल से उसको मेजर किया, तो बोथ द पॉइंट्स वर हैविंग द इक्वल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा तो देखो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर डेफिनेटली या तो जीरो होनी चाहिए पॉइंट क्यू पे, या यहां पे कम से कम इससे थोड़ी कम होनी चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। तो मैक्सवेल ने बोला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस लॉ, दिस लॉ इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज एट बोथ द पॉइंट्स सेम मैग्नेटिक फील्ड वाज कमिंग। तो तब उसने लॉजिक दिया कि यहां पर जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वहां पर भी एक जो है वहां पर हम एक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, उस करंट का नाम रखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसकी वजह से पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो लिखो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसको शॉर्ट में लिखो। ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ, is consistent with the point P but not with point Q, जो कि डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। एम्पियर सर्कुलर लॉ इज कंसिस्टेंट with the point P but not with point Q, because there is no current threading the point Q, there is no current threading the loop at point Q, there is no current threading the loop at point Q, but even then, because there is no current threading the loop at point Q, but even then the magnetic fields at point P and Q are measured to be same, but even then the magnetic fields at point P and Q are measured to be same. Hence there must be a current associated with variable electric flux. Hence there must be a current associated with variable electric flux, and that current is called as displacement current. And that current is called as the displacement current. Full stop. So Maxwell changed Ampere's circular law. तो ये सब हुआ और मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ में एक बदलाव किया। सो मैक्सवेल चेंज्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस सिचुएशन के लिए सिर्फ यहीं पर ही गड़बड़ हो रही थी, बाकी कहीं पे एम्पियर सर्कुलर लॉ में कोई गड़बड़ नहीं है। हर जगह पे जहां कंडक्शन करंट है वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है, बट जहां कैपेसिटर आता है वहां पे मैक्सवेल ने देखा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ कंसिस्टेंट नहीं है, वहां पे वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लाया और उसने एक नई इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स, यहां जो करंट थ्रेडिंग है, इस करंट थ्रेडिंग में उसने क्या किया, दोनों करंट का एडिशन ले लिया। ठीक है, दोनों करंट का एडिशन ले लिया। तो उसने क्या चेंज किया, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, यहां पे करंट थ्रेडिंग की जगह उसने कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट ये डाल दिया। उसने कहा दोनों करंट को ऐड कर लो, क्योंकि कहीं कहीं पे कंडक्शन करंट होगा, कहीं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, तो जहां पर कंडक्शन करंट है वहां पे
कंडक्शन करंट से काम चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां से काम चल जाएगा। अच्छा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट मान लो I है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो अभी मैंने यहां फॉर्मूला मिटा दिया, आप लोगों ने लिखा हुआ होगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi E by dt। ये ऐसे करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E by dt। ये सब उसने दिया। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी मैक्सवेल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, सिर्फ यही काम नहीं है, मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट उसने दिया और इस टाइप की एम्बिग्युइटी को भी हटाया, ठीक है। लेकिन अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया उसने, एंड दैट जब मैक्सवेल था, मैक्सवेल से पहले पता क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी वाज अ डिफरेंट ब्रांच एंड मैग्नेटिज्म वाज अ डिफरेंट ब्रांच। देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन देम एंड वेरी लेस कनेक्शन, दे वर नॉट कनेक्टेड। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट दिया, उसने सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसका और पूरा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, इसका उसने क्या कर दिया, यूनिफिकेशन। उसने कहा कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी सॉर्टेड आउट बाय 4-5 इक्वेशंस। उसका नाम उसने रख दिया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो उसने कहा कि सिर्फ हम 4-5 रिजल्ट्स अगर हमें अच्छे ढंग से आते हैं तो हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एक्चुअली ये जो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इस नेचर में जैसे हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, जैसे ग्रेविटी है तो हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, है ना, वहां पे हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। फिर जैसे हमारे पास लाइट है तो हम फोटॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग थ्योरीज है, इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरीज अलग, मैकेनिक्स की थ्योरीज अलग, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरीज अलग। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में हमेशा क्या रहा है, यूनिफिकेशन मतलब एक ऐसी थ्योरी जिससे सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द थ्योरीज। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज ना हो, एक ही थ्योरी से सारी चीजें हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफिकेशन, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। तो आज की डेट में भी साइंटिस्ट जो है यूनिफाइड थ्योरीज की बात करते हैं। देयर आर सो मेनी यूनिफाइड थ्योरीज इन फिजिक्स, ठीक है, जो हमारे लेवल पे नहीं है लेकिन हायर लेवल पे हम बात करते हैं यूनिफाइड थ्योरीज की, ठीक है। उन यूनिफाइड थ्योरीज में क्या है, उन यूनिफाइड थ्योरीज में अलग अलग थ्योरीज को ज्वाइन करके एक कॉमन थ्योरी बनाई गई है। वैसा ही काम यहां पर मैग्नेटिज्म में उसने किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को जोड़ा। अच्छा, यही काम आइंस्टाइन भी करना चाहता था। आइंस्टाइन वांटेड कि भाई एक ऐसी थ्योरी बनाई जाए, जो उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत काम किया है बेसिकली। तो वहां पर वो वी वांटेड अ सिंगल थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि भाई और ये बहुत लॉजिकल है, बिकॉज एवरीथिंग जो नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है दैट मस्ट बी गवर्न्ड बाय सम सिंगल थ्योरी, ठीक है। ऑल्दो वी आर नॉट येट सक्सेसफुल इन गेटिंग और यूनिफाइंग मैनी थ्योरीज टुगेदर, वो सक्सेस हमें नहीं मिली है, बट पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। तो यूनिफिकेशन यहां पर बहुत आसानी से मैक्सवेल ने कर दिया। उसने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की सारी की सारी चीजों को कंबाइन कर दिया। तो उसने 4 इक्वेशंस दी। सबसे पहली इक्वेशन जो उसने दी दैट वाज द गॉस लॉ। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गॉस लॉ। उसने कहा गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास होना चाहिए। क्लोज्ड इंटीग्रेशन, गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to charge enclosed upon epsilon naught. This is the Gauss law of electrostatics, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, Gauss law of electrostatics।
अच्छा, फिर मैग्नेटिज्म में अलग से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये अभी आपको मैंने सुबह भी कराया जब हम मैग्नेटिज्म कर रहे थे। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया। फिर उसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो यूनिट 4 में है फैराडेज लॉ, ठीक है, वो भी उसने बोला कि दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सिंपल वे में अगर लिखे फैराडेज लॉ को तो वो E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई एम बाई डी टी। E इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई एम इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिखेंगे इसी इक्वेशन को। देखो, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? ये B डॉट ds, दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो E डॉट ds है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। अच्छा, आपको ये सब नहीं सोचना कि ये सब इंटीग्रेशन वाली इक्वेशंस ये सब हमें यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए, लेकिन इन इक्वेशंस की एप्लीकेशंस नहीं है। हाँ, इनको अप्लाई करके मैक्सवेल ने बहुत काम किया। इनको अप्लाई करके मैक्सवेल ने जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट तक कैलकुलेट कर डाली। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम बोलते हैं ना 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो इन्हीं इक्वेशंस के जरिए की गई है। और वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को कंपटीशन उसकी जरूरत नहीं है, हमारे सिर्फ रिजल्ट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अच्छा, ये जो E होता है, ये जो E है, E इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है हमारे को, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक तरीका होता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr या dV बाई dl लिख दो, r और l की बात है। यहां मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा E डॉट dl। E एंड dl आर वेक्टर्स, ठीक है, माइनस dV। और यहाँ पे माइनस साइन इधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा dV इज इक्वल टू E डॉट dl का इंटीग्रेशन, है ना, या माइनस साइन यहां भी रख सकते हैं, या माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आ जाता है माइनस साइन, ऐसे रखने की भी जरूरत नहीं है ना। और dV जो हो सकता है, dV चेंज इन पोटेंशियल, वो भी नेगेटिव में हो सकता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो डेल्टा V है, माइनस साइन की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, E डॉट dl, इसका भी क्लोज इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो EMF है, इसको ये इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, और ये जो फाई एम है, इसको ये इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो मैक्सवेल ने जो इक्वेशन लिखी थी, अब आप देखो, E की वैल्यू ये यहां डालो और फाई की वैल्यू ये यहां डालो, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन नजर आएगी। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस साइन यहां पे लो, माइनस d बाई dt ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। तो डराने के लिए ये इक्वेशन बहुत इफेक्टिव है। अगर इस इक्वेशन को कोई आम आदमी देखेगा तो वो बोलेगा भैया ये क्या है, डरावनी सी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन है, जिसमें डिफरेंशिएशन है, ये इक्वेशन कौन पढ़ेगा। लेकिन भैया ये कुछ है नहीं, ये फैराडेज लॉ है। तो कभी आपके पेपर में ऐसी इक्वेशन आ जाए तो डरना नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि भैया ये फैराडेज लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है।
नीट में आ सकता है ना, आराम से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको इतना इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी 12th लेवल तक, वो सब कुछ करना नहीं होता। हायर लेवल पे तो सब कुछ ही करना पड़ता है, इनफैक्ट करना पड़ता है ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन अपने 12th लेवल तक, हमारे को कॉम्पिटिटिव लेवल तक कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा याद रखना है, दिस इज द फैराडेज लॉ। सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं और कॉम्प्लिकेटेड और डराने वाले वे में ऐसे लिखते हैं। तो आपको लिखना आना चाहिए बेसिकली, दैट इज द मेन थिंग। ओके, पहचान होनी चाहिए। अच्छा, चौथे नंबर पे लिखिए। हाँ, चौथे नंबर पे तो अपना ये हो गया जो हमने पहले लिख दिया था, मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ। मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, जो हमने अभी मेन कहानी जो चली हुई। मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl is equal to mu naught times current heading conduction current plus displacement current. This was the Maxwell's Ampere's law. ठीक है, तो उसने कहा कि ये चार इक्वेशंस ऐसी हैं, ये चार इक्वेशंस ले लो और इन चार इक्वेशंस से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड पूरा मैग्नेटिज्म और सब कुछ जो है कवर अप हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया उसके दिमाग में? ठीक है, ये तो हो गई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्प्लेसमेंट करंट से निकला है एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास जो है, ठीक है, तो ये जो सारा डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट था, यहां से मैक्सवेल ने ही प्रिडिक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसने कहा कि जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर यहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है, तो पता है क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो उसने कहा कि ये जो रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, और इस रीजन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो इस वाले लॉ से, जो लास्ट लॉ था मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है। तो उसने कहा कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में वेरी कर रही हो, वहां पर कुछ एनर्जी उसमें लेटर ऑन डिटेक्ट हुई, यहां पे कुछ एनर्जी भी आती है, एनर्जी बाहर की तरफ आती है। दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसने यहां पे प्रिडिक्ट की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, और उसने मैथमेटिकली जो इक्वेशंस दी वहां से उसने ये चीज प्रिडिक्ट की। कब की? उसने 1865 में। ठीक है, हाँ, उसने कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं किया। प्रैक्टिकल एग्जांपल 1888 में हुआ। एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम पे हम देखेंगे, वो भी इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन 1865 में मैक्सवेल, लिखो आप, लिखिए, इन 1865 मैक्सवेल प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Maxwell predicted the presence of electromagnetic waves in a region where variable electric and magnetic fields exists. In a region where variable electric and magnetic fields exists. Full stop. He said that an accelerated charge also
An accelerated charge also radiates electromagnetic waves. Also radiates electromagnetic waves. ठीक है, उसने ये भी कहा कि अगर कोई चार्ज है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे हम बोहर्स थ्योरी पढ़ते हैं, बोहर्स थ्योरी में क्या होता था, हमारे पास जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल एंड दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी इन सर्टेन ऑर्बिट, और सर्कल में चल रहे हैं तो उनके पास एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज है। अच्छा, जो चार्ज एक्सेलरेटेड होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसे अगर हम सिंपल चार्ज भी ले लें, सर्कल में ना चल रहा हो, स्ट्रेट पाथ पे भी चल रहा हो, मान लो चार्ज है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी है। सिर्फ वेलोसिटी होना काफी नहीं है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेटेड है तो वो जो चार्ज होता है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन लो चाहे ये वाला चार्ज लो, इसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन जब चार्ज मूव करने लगता है तो एक करंट फ्लो करने लगता है, और वो जो करंट फ्लो करता है उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने ये भी देखा है कि एक मूविंग चार्ज की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो एक मूविंग चार्ज, एक एक्सीलरेटेड चार्ज, उसके पास दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसीलिए उसने यहां से प्रेडिक्ट किया कि एक एक्सीलरेटेड चार्ज जो होता है दैट ऑलवेज एमिट्स electromagnetic waves. This was the prediction long back ago, that was in 1857. उस समय ये मॉडल भी नहीं आया था, ये तो बाद की बात है। एटॉमिक मॉडल तो आपको पता है ना, बोहर थ्योरी कब आई, 1913 में आई, रदरफोर्ड ने 1911 में अपने मॉडल को दिया, तो 1865 तो उससे 40-50 साल पहले की बात है, ठीक है। लेकिन 1865 में जो चीज इसने प्रेडिक्ट की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सीलरेटेड चार्ज जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब वो जनरेट करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, ये चीज का प्रूफ जो है दैट इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय हर्ट्ज, ठीक है। तो वो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, कल हम करेंगे उसको, ठीक है।